हेलो, मैं विनोद कुमार मिशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर धारा की बात करते हैं तो धारा की परिभाषा को देख लेते हैं। धारा किसे कहा जाता है? देखिए, सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। धारा विशेष रूप से दो प्रकार की होती है, एक करंट और दूसरा ड्रिफ्ट। जो करंट होती है वो किसी तट के सहारे चलने वाली धारा होती है, और जो ड्रिफ्ट होती है वो खुले समुद्र में चलने वाली धारा होती है। मतलब खुले सागरों में चलने वाली धारा को ड्रिफ्ट कहा जाता है, और करंट किसी तट के सहारे चलने वाली धारा को करंट कहा जाता है। तो हम आज अटलांटिक महासागर की धारा के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इस धारा के बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में देख लेते हैं, इसका लोकेशन और इसका नामकरण कैसे पड़ा ये भी देख लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एटलस पर्वत है। इस एटलस पर्वत के नाम पर अटलांटिक महासागर का नाम पड़ा है। इस एटलस पर्वत के नाम पर अटलांटिक महासागर का नाम पड़ा है। अब इसका विस्तार अगर करें कि अटलांटिक महासागर का विस्तार कहां कहां तक है, तो हम देखते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये आपका यूरोप है, यूरोप के पश्चिमी तट, और अफ्रीका का पश्चिमी तट। और एक चीज इसमें और नजर आ रहा है कि अटलांटिक महासागर जो है वो यस के आकार का, ऐसे देखिए, यस के आकार का अटलांटिक महासागर। अब सबसे पहली बात हम करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरी अटलांटिक की धारा के बारे में। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसकी उत्पत्ति जो होती है ये गुयाना के तट से होती है। और कैसे होती है? ये जो व्यापारिक पौने होती है, कौन सी व्यापारिक पौने? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने। ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा इस विषुवतीय धारा की शुरुआत होती है। विशेष करके उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा की शुरुआत होती है उत्तरी व्यापारिक पवनों के द्वारा। जब उत्तरी व्यापारिक पवनें चलती हैं तो ये जो विषुवत धारा पर, विशेष करके 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध में ये चलती है। जब ये धारा यहां से गुयाना के तट से चलती है और पूरब की तरफ आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद ये दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंचती है। जब दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंचती हैं तो ये जो 15 डिग्री पर ऊपर पहुंच जाते हैं उत्तर की तरफ, तो 15 डिग्री पर ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। मतलब दक्षिण अमेरिका के तट तक पहुंची, तट पर पहुंचने के बाद इसकी दिशा जो है उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। कारण ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो होती है ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है ये धारा। तो ये धारा जब दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुंचती है तो जब उत्तर की तरफ ये बढ़ती है, कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। तो ये देखिए आपका पश्चिमी द्वीप समूह है। इस पश्चिमी द्वीप समूह में जो छोटे छोटे द्वीप है, जिसमें क्यूबा है और तमाम है, तो यहां पर जब ये धारा पहुंचती है, उत्तर विषुवतीय धारा, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा
जो पश्चिमी द्वीप समूह के पूरब की तरफ से आगे बढ़ने लगती है उत्तर की तरफ। और दूसरी जो धारा होती है वो कैरेबियन सागर से होते हुए यहाँ पर देखिए आपका क्यूबा है और ये है मैक्सिको। तो ये धारा कैरेबियन सागर से अंदर प्रवेश करते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो क्यूबा है और ये मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है। इस जलसंधि को जो कहते हैं युकाटन जलसंधि। ये युकाटन जलसंधि के द्वारा प्रवेश जब करती है, किसमें, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो इसको मैक्सिको की धारा का बोला जाता है। अब यही धारा ये मैक्सिको से घूमते हुए चक्कर लगाते हुए ये फ्लोरिडा, आप देख रहे हो फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा से आगे निकलती है और उत्तर की तरफ बढ़ जाती है। तब इसको जो है फ्लोरिडा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एक चीज और आपको बता दें कि विषुवत रेखा से जब धाराएं ध्रुवों की तरफ चलती हैं तो धाराएं गर्म होती हैं, और जो धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं वो धाराएं ठंडी होती हैं। तो स्वाभाविक है उत्तरी विषुवतीय धारा, चूंकि ये भूमध्य रेखा पर है, यह हमेशा धूप रहता है तो गर्म तो होंगी। उसके बाद यही आगे सागा जो एंटीलीज की धारा थी, ये भी गर्म हो जाएगी, ये भी गर्म धारा रहेगी, क्योंकि उसका एक उपभाग है। उसके बाद यही धारा जब युकाटन जलसंधि को पार करेगी तो जो फ्लोरिडा, तो युकाटन जलसंधि को पार करने के बाद जब यही जलधारा मैक्सिको में घुसेगी तो उसको मैक्सिको जलधारा बोलेंगे, मैक्सिको की जलधारा। तब मैक्सिको की जलधारा भी गर्म जलधारा हो जाएगी। फिर ये फ्लोरिडा के तट से, ये देखिए फ्लोरिडा है, ये क्यूबा है। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो है एक जल संधि होती है। कौन सी जल संधि होती है? फ्लोरिडा जल संधि। देखिए आप फ्लोरिडा, और यही आगे बढ़ जाती है। जब ये आगे बढ़ती है तो देखिए आप उत्तरी अमेरिका का हेटरस अंतरीप है, उत्तरी अमेरिका के हेटरस अंतरीप पर जब ये पहुंचती है, कौन सी धारा? फ्लोरिडा की धारा। और इधर से यहां से जो धारा बटी थी एंटीलीज की धारा, वो जाकर के हेटरस अंतरीप के पास दोनों धाराएं मिल जाती है। अब उन दोनों धाराओं का सम्मिलित नाम जो हो जाता है वो हो जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये दोनों मिल करके, चूंकि ये एंटीलीज जाकर के इसमें मिलती है, किसमें? फ्लोरिडा की धारा में। और ये सभी धाराएं कौन से? उत्तर विषुवतीय धारा है। ये दोनों जाकर के हेटरस अंतरिक्ष के पास मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जानी जाती है। अब यही धारा फिर आगे बढ़ जाती है। जब ये धारा आगे बढ़ती है तो उत्तर की तरफ से, यानी कि ध्रुवों की तरफ से एक धारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है, वो है लेब्राडोर की जलधारा। और ये जो लेब्राडोर की जलधारा है वो विशेष रूप से न्यूफाउंडलैंड के पास आकर के मिल जाती है। क्योंकि लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा होने के नाते इसके साथ साथ बड़े बड़े क्या नाम है बर्फ के चट्टान आते हैं, तो इधर से गर्म जलधारा, उधर से ठंडी जलधारा, ये दोनों जब आकर के मिलती हैं तो यहाँ पर कुहासा जैसा हो जाता है। और कुहासा होने के बाद एक वहां वाष्पन होता है और बादलों का निर्माण हो जाता है, ढेर सारा पानी बरस जाता है, और ये मत्स्य जो मछली है उसकी उत्पादन बढ़ जाती है, मछलियों की उत्पादन बढ़ जाती है। तो इसी इलाके को न्यूफाउंडलैंड के पास है, इसे ग्रांड बैंक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यही धारा क्या नाम है, ये पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब जितनी छोटी छोटी सभी धाराएं थी, जैसे लेब्राडोर की बड़ी धारा, न्यूफाउंडलैंड की और तमाम धारा, ये आगे बढ़ जाती है एक में होकर के, क्योंकि इधर इसका विस्तार ज्यादा हो जाता है, दो धाराएं आकर के मिल जाती है, और यही धारा क्या नाम है पूरब की तरफ आगे बढ़ जाती है। और इसी धारा को संयुक्त रूप से उत्तरी अटलांटिक की धारा के नाम से जानते हैं, संपूर्ण रूप से को मिलाकर के उत्तरी अटलांटिक। अब देखिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा जो होती है गर्म होती है, और ठीक इधर नीचे आ जाते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा ठंडी होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर क्यों उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा गर्म है और ये दक्षिणी अटलांटिक सागर की ये ठंडी है, ये आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। उसके बाद देखिए
ये उत्तरी अटलांटिक की धारा जो है वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाती है और ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। देखिए आपका ये आइसलैंड है, आइसलैंड के दक्षिण से होते हुए एक धारा चली जाती है, उपधारा चली जाती है यूरोप की तरफ, ठंडे प्रदेशों में चली जाती है। तो इस धारा, ये उपधारा जो है इसका नाम पड़ गया इरमिंगर की धारा। हाँ, इरमिंगर की धारा तो पहले गर्म होती है, उसके बाद जब यही ध्रुवीय प्रदेशों में पहुंच जाती है, अंदर तक पहुंच जाती है, तो ये धारा बाद में ठंडी हो जाती है। यही उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो धाराओं में एक और उपधारा नॉर्वे की तरफ आगे बढ़ जाती है, इसको नॉर्वेजियन की धारा कहते हैं। नॉर्वेजियन की धारा या नॉर्वे की धारा, ये भी एक गर्म जल धारा है। उसके बाद कुछ उपशाखाएं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं में से कुछ धाराएं जो है ये स्पेन और फ्रांस के तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने लगती है और अब इसका जो नाम हो जाता है वो रैनर की धारा हो जाता है। उसके बाद यही रैनर की जलधारा जब आगे बढ़ती है, कुछ धारा तो भूमध्य सागर में चली जाती है, यहां से कुछ शाखा चली जाती है। उसके बाद यही रैनर की धारा ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, देखिए पश्चिमी तट इधर है, तो पश्चिमी तट पर जब यही धारा आती है तो आपका देख रहे होंगे मडेरिया और ये केप वर्डे, मडेरिया और केप वर्डे के बीच में जब यही रैनर की धारा आने लगती है तो इसी धारा का नाम कनारी जलधारा हो जाता है। और यही धारा जब फिर उसके बाद आगे दक्षिण की तरफ बढ़ती है और उत्तरी विश्वतीय धारा को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाती है और एक सर्किल का निर्माण हो जाता है। अब बीच में इसकी जलधारा एकदम शांत रहती है। आप लोग जानते होंगे यहीं पर एक घास पाया जाता है, कौन सा घास पाया जाता है? सारगैसो, इसे सारगैसो के नाम से एक शांत वाला होता है। अब इसी में से अभी हम कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कौन सी। अभी देखिए ये नहीं क्लियर हो पाया है क्योंकि इसको हम फिर से दोबारा क्लियर करेंगे, कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म होती है। चलिए अब हम आ जाते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। तो आप देख रहे हो ये विषुवतीय धारा, भूमध्य की धारा। ये विषुवतीय धारा के ये जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ, भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ जो विषुवतीय धारा चलती है उसको कहते हैं दक्षिण विषुवतीय धारा। तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि ये जो दक्षिण विषुवतीय धारा होती है वो गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। यही दक्षिणी विषुवतीय धारा जब देखिए दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए आपका सनराग है ना, यहीं से जाती है, टकरा जाती है और ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा उत्तर की तरफ चली जाती है, किसमें मिल जाती है? उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। और दूसरी धारा ये ब्राजील के तट से होते हुए ये आगे बढ़ जाती है और ये लगभग 38 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक चलती है। उसके बाद इस तरफ से ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ से एक फाकलैंड है, फाकलैंड से जो है एक धारा आकर के इसमें मिल जाती है। लगभग 38-40 डिग्री अक्षांशों पर यह मिलती है। तो इस धारा का नाम होता है फाकलैंड की धारा। और ये धारा कौन सी होती है? ये ठंडी होती है। ये धारा अपने साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े को बहा करके लाती है। तो ये गर्म जल धारा, ये ठंडी जल धारा। तो स्वाभाविक है जहां पर गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलती है वहां पर क्या नाम है, जैसे कोहरा सा ओस सा पड़ जाता है, बादलों का निर्माण हो जाता है और वहां पर क्या नाम है, मछलियों का उत्पादन केंद्र बन जाता है, प्लैंकटन हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है, उस समय वहां पर मछुआरे नहीं जाते, उनको खतरा रहता है कि कहीं ऐसी दुर्घटना ना घट जाए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका अभी मैंने बताया कि ये जो कनारी की जलधारा है ये विषुवत क्या नाम, दक्षिणी विषुवत धारा का बना हुआ रूप है ना, ये ब्राजील की धारा, क्योंकि ब्राजील के तट से होते हुए आ रही है। इधर से आपके फाकलैंड की धारा गई और जाकर के 38 से 40 डिग्री अक्षांशों के इर्द गिर्द आसपास में मिल जाती है। तो ये धारा और चौड़ी हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। फिर यही धारा किधर मुड़ जाती है?
ये पूरब की तरफ चली जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों पूरब की तरफ चली गई? इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी का घूर्णन गति, अभी मैंने बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो जलधाराएं होती है वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल दिशा में चल रही है। देखिए अनुकूल दिशा में चल रही है, और जो दक्षिणी अटलांटिक जो दक्षिण की तरफ होता है, दक्षिण में उसमें जो जलधाराएं होती हैं वो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती है। तो ये हो गया। और यही आगे जब बढ़ती है दक्षिणी अटलांटिक की धारा, तो ये काफी विस्तृत होती है और ये ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का प्रमुख कारण ये होता है, अब देखिए ये वाला जो इलाका है पूरा का पूरा खुला हुआ है। इसी खुले होने के नाते जो है पश्चिमा हवाएं बड़ी तेजी से इसको प्रभावित करती है, इसीलिए ठंडी हो जाती है। अब यही धारा, यही क्या नाम है, दक्षिणी अटलांटिक की धारा जब ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद ये अफ्रीका, देखो ना, अफ्रीका के दक्षिणी तट से टकराती है, तो कुछ हिस्सा, कुछ भाग इधर चला जाता है पूरब की तरफ, और कुछ हिस्सा ये आकर के मेन हम भाग कह सकते हैं, मेन भाग ये अफ्रीका महाद्वीप के ये पश्चिम साइड में आगे बढ़ जाती है। तो जब ये पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यही दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा आती है, तो इसी को कहते हैं बेगुला की धारा। और यही बेगुला धारा जब आगे बढ़ती है तो इसी जो दक्षिणी अटलांटिक की धारा है उसी में मिल जाती है और एक सर्किल का निर्माण कर देती है। चलिए अब एक बार हम और देख लेते हैं, चूंकि जो समूह ग से संबंधित जो परीक्षाओं में आता है, विशेष रूप से समूह ज्ञ का या क्या तमाम अन्य परीक्षाओं में ये आता है। जैसे हम देख लेते हैं कि कौन सी इसमें गर्म जलधारा है और कौन सी इसमें ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म धारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा। तो हम लिखते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा या धारा। ठीक, तो शुरू कर देते हैं। ये आपको मैंने बताया था ना, ये कौन सी धारा, उत्तर विषुवतीय धारा, क्योंकि विषुवत रेखा पर है तो स्वाभाविक गर्म है। तो पहले नंबर पर लिख देते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। इसके बाद हम आगे बढ़े, यही धारा आगे बढ़ी तो देखिए क्यूबा के तट से एंटीलीज की धारा, दूसरा कौन सा धारा था, क्या नाम है, आगे बढ़ा, इसमें मैक्सिको की धारा आगे, तो एंटीलीज की धारा, मैक्सिको की धारा। तो दूसरा है ये एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा गर्म धारा, मैक्सिको में घुसी क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ से जा रही है, इसलिए मैक्सिको की धारा भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। मैक्सिको की धारा गर्म हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों मिली थी ना, तो ये कौन सी धारा बन गई थी, गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब अगला आ जाता है गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये देखिए गर्म है। अब उधर से मैंने बताया था ना कि जो ध्रुव से आने वाली जो धाराएं होती है वो ठंडी होती है, तो ये लेब्राडोर की धारा ठंडी होती है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ठंडी, पहले हम गर्म धारा के बारे में बता दें, उसके बाद ठंडी धारा के बारे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तरी अटलांटिक, ये गर्म जल धारा हो गई। उसके बाद इसी से इरमिंगर की धारा, कौन सी धारा, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा, ये भी गर्म धारा। उसके बाद देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा उधर नॉर्वे की तरफ चली गई थी, तो ये नॉर्वे की धारा हो जाएगी या नॉर्वेजियन की धारा, तो नॉर्वेजियन धारा या नॉर्वे की धारा बात देखिए। उसके बाद वहां से लौटी है ना, वहां से जब एक धारा इधर आई, ये रैनर की धारा, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा, विषुवतीय जो धारा था उसके बढ़ा हुआ रूप, तो ये रैनल की जल धारा। सातवां है रैनल जल धारा, ये हो गया। उसके बाद आते हैं, अब हमें दो मिला है यहाँ पर, एक मिला कौन सा धारा, एक लेब्राडोर की धारा मिल गई और दूसरा कनारी की धारा।
अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ठंडी जल धारा। किसकी ठंडी जल धारा? उत्तरी अटलांटिक महासागर की। तो इसमें हमें कौन सी दो धारा मिली? एक मिली लेब्राडोर की धारा, पहला है लेब्राडोर की धारा, और दूसरी हमें कौन सी मिली? कनारी की धारा। दूसरी है कनारी की धारा। अब देखिए कनारी की धारा अफ्रीका महाद्वीप के किस साइड? पश्चिम साइड। अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, ये नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, इसको जरा हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जगह तो है नहीं, चलिए फिलहाल यहाँ पर हम फिर से नोट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये दक्षिणी अटलांटिक की गर्म जल धारा है। दक्षिणी अटलांटिक की दक्षिण अटलांटिक महासागर, सॉरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। तो इसमें हमने क्या देखा? एक दक्षिणी अटलांटिक की दक्षिण विषुवतीय धारा, पहला है दक्षिणी विषुवतीय धारा। अब यहां से होकर आया है, देखिए ब्राजील है ना, ब्राजीलियन धारा, क्योंकि ब्राजील के तट से होती हुई जाती है, चूंकि गर्म है। ये ब्राजील की धारा या ब्राजीलियन धारा। उसके बाद आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर हमें मिल जाता है कौन सा धारा? ये फाकलैंड से, ये फाकलैंड की धारा। अब फाकलैंड की जलधारा कौन सी होती है? गर्म होती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा जो है वो भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी पवनों के प्रभाव से ठंडी हो जाती है। उसके बाद नेबुला की धारा, है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर तो है ही है। अब इसमें इसकी कौन सी? ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो इसमें आ जाता है हमारा मिल जाता है कौन सा? ये फाकलैंड की धारा। पहला है फाकलैंड की धारा, एक धारा है, और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक की धारा, दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक की धारा, और तीसरा है बेगुला की धारा, बेगुला की धारा। हाँ, एक चीज और रह गया है, मैंने अभी आपसे बताया था कि धाराएं दो प्रकार की होती है ना। एक करंट वाली धारा होती है, दूसरी एक करंट है ना, और दूसरी ड्रिफ्ट धारा। अब आप बताइए इसमें क्या ये जो विषुवतीय धारा है वो ड्रिफ्ट धारा है कि नहीं, है ना। एक धारा मैंने बताया था करंट वाला, ठीक है, फिर से करंट है ना, और दूसरा बताया था ड्रिफ्ट, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो ड्रिफ्ट धाराएं होती हैं वो स्वतंत्र या खुले समुद्र में चलती है। तो आप बताइए ये जो विषुवतीय धारा है ये ड्रिफ्ट धारा है कि नहीं, है अथवा नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगला वीडियो जो है वो प्रशांत महासागर पर होगा, हिंद महासागर पर भी होगा। धन्यवाद। हाँ, हमारा जो चैनल है मिशन एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला करके डाल सकें। हाँ, कोई कमी हो हमारे चैनल में या कोई समस्या हो तो इसके बारे में कमेंट आप जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे।